बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की घेराबंदी की, उपराज्यपाल के फैसले पर नरम पड़े केजरीवाल की। जानेंगे शिवराज के वायरल ऑडियो में क्या है खास और बिहार में कब होंगे एमएलसी के चुनाव। और आखिर में बात मोदी सरकार के लिए राहत की खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव में इस्तेमाल होगा ईवीएम का लेटेस्ट वर्जन M3। ईवीएम में छेड़छाड़ नामुमकिन, स्क्रू भी खोला तो बंद हो जाएगी मशीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ के पास हो रहे पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा। पीएम ने विकास योजनाओं पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी की बातचीत। पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। अब मंदिरों और गुरुद्वारे में बटेगा प्रसाद लंगर। धार्मिक स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगी इजाजत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखी केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी। कहा, केंद्र का आर्थिक पैकेज हमारी जरूरत पूरी करने में असफल। कर्ज के लिमिट को 2% बढ़ाने के लिए लगाई गई शर्तें हटाई जाएं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 290 अंक और निफ्टी 69 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मौजूदा मुसीबत के बीच संसद के मॉनसून सत्र का आयोजन कब होगा, इसके लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के लिए मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों का सामना करना आसान नहीं होने वाला है। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर तो विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा ही, लेकिन साथ ही संशोधित इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर भी सरकार की मुश्किलें आगामी सत्र में बढ़ने वाली हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में संशोधन करने का मन बना चुकी है। सत्ता संभालने के बाद अब तक 4 बार संशोधित इलेक्ट्रिसिटी बिल का मसौदा भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बिल में संशोधन के फैसले की मुखालफत करता नजर आ रहा है। 17 अप्रैल 2020 को भी सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन के तहत संशोधित इलेक्ट्रिसिटी विधेयक 2020 का मसौदा प्रस्ताव जारी किया और 3 हफ्तों में इस पर लोगों से सुझाव मांगा और फिर सुझाव देने की तारीख बढ़ाकर 2 जून तक कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक विधेयक में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी यानी ECEA को स्थापित करने का लक्ष्य है, जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों और वितरण कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करेगा। ECEA के पास बिजली की खरीद या बिक्री से संबंधित मामलों को स्थगित करने का भी एकाधिकार होगा। ECEA के फैसले को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एप्टेल और उसके बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। लेकिन विपक्ष सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बिल में संशोधन को भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला और डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइजेशन के हाथों में देने वाला बता रही है। लिहाजा सरकार को संसद में चुनौती देने के लिए कांग्रेस, TRS, DMK और कई वामपंथी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये बिल गरीबों और अन्नदाता के हित में नहीं है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों का आरोप है कि संशोधन से राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम और राज्य बिजली नियामकों के अधिकार प्रभावित होंगे। लिहाजा राज्य सरकारें चाहती हैं कि भुगतान का तरीका राज्य सरकारों को तय करने देना चाहिए। आपको बता दें, सरकार ने साल 2014 और 18 में प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा इस बार सरकार इलेक्ट्रिसिटी कानून में संशोधन करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, मॉनसून सत्र को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। सरकार संशोधित इलेक्ट्रिसिटी बिल को संसद में पेश करने का मन बना रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर सरकार की घेराबंदी की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या लगता है कि सरकार ये बिल पास करवाने में सफल हो पाएगी या विपक्षी एकता सरकार की राह में रोड़ा बनेगी? देखिए मीनाक्षी, पूर्ण बहुमत के मद में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने पिछले और इस कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिन पर न पहले विपक्षी दलों से विचार विमर्श किया गया और न ही देश की आम जनता का हित देखा गया। बस संसद में बहुमत होने का लाभ भाजपा और उसके साथी दलों ने लिया। लोकसभा में तो किसी भी विधेयक को पारित कराना संख्या बल के लिहाज से भाजपा के लिए आसान होता है, जबकि राज्यसभा में भी अब अपनी संख्या बढ़ाने की पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। कई बार विपक्षी दलों में एकजुटता न होने के कारण भी कई विवादित विधेयकों को
सत्तारूढ़ दल ने आसानी से पारित करवाया है, यह हम सब ने देखा है। इसीलिए अभी यह कहा नहीं जा सकता है कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को विपक्ष पारित करने से रोक पाता है या नहीं। वैसे अभी कांग्रेस, टीआरएस, वाम दल और डीएमके इन सब दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है और उनके मुताबिक यह बिल किसानों और गरीबों के हित में नहीं है। बिल में प्रस्ताव है कि ग्राहकों और खासकर किसानों और डोमेस्टिक सेक्टर्स को सब्सिडी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए उनके खाते में किया जाए, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि यह किसानों और गरीब उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उन्हें किस तरह भुगतान किया जाएगा। वैसे बिल अगर पारित होता भी है मीनाक्षी, तो इससे न केवल बिजली के खेल में निजी क्षेत्रों का दबदबा बढ़ेगा बल्कि राज्यों के अधिकार भी कम होंगे, क्योंकि संविधान के मुताबिक ऊर्जा जो है वो सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की सूची में है। लेकिन प्रस्तावित कानून से पावर सेक्टर से संबंधित मामलों में राज्यों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और सारी शक्ति जो है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल को रोकने के लिए संसद में विपक्ष संयुक्त मोर्चा बनाकर विरोध कर सकता है, लेकिन पावर के लिए किया जा रहा यह विरोध कितना पावरफुल होता है यह तो संसद सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना दिखा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ही स्वदेशी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने और पड़ोसी देश को फायदा पहुंचाने की जुगत में लगी दिखाई दे रही है। दरअसल सरकार के एक फैसले से पड़ोसी मुल्क को बैठे बिठाए भारत में 12,000 करोड़ का बाजार मिलने वाला है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या स्वदेशी कंपनियों के उत्पादन पर रोक लगाने से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी सरकार देश की जनता को दिखा रही है, वो आत्मनिर्भर भारत विदेशों के उत्पादों को भारतीय बाजार उपलब्ध करवाने से बनेगा? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो मोदी सरकार मौजूदा मुसीबत के समय देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही है, उसी सरकार ने देश में बनने वाले 27 तरह के कीटनाशकों के उत्पादन पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद भारत का पेस्टिसाइड बाजार सिमट कर 50% तक रह जाएगा और ग्लोबल जेनेरिक पेस्टिसाइड मार्केट पर पड़ोसी देश का कब्जा होना तय है। मतलब भारत सरकार ने बैठे बिठाए पड़ोसी देश को 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात बाजार थाली में परोसकर देने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरा मामला? कृषि मंत्रालय ने 14 मई को एक नोटिस जारी कर कहा था, सरकार 27 कीटनाशकों पर रोक लगाना चाहती है। इन कीटनाशकों को एक सरकारी कमेटी ने मनुष्यों और जानवरों के लिए नुकसानदेह माना है। इस बारे में सभी पक्षों को अपनी राय रखने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी PMFAI ने इसका विरोध किया। PMFAI की माने तो सरकारी समिति ने उनके विचारों को सुना ही नहीं, लिहाजा PMFAI सरकार से उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति बनाने की मांग कर रही है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है, जिन 27 कीटनाशकों के उत्पादन को सरकार रोकना चाहती है वो सभी तत्व नियामक अथॉरिटी CIB और RC में रजिस्टर्ड हैं और सुरक्षा के सभी वैज्ञानिक मूल्यांकन को पूरा करते हैं। इनका इस्तेमाल भारत में 70 के दशक से मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण पर बिना किसी तरह के विपरीत असर के हो रहा है। इनमें मेलाथियान भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल सरकार ने हाल ही में टिड्डी दल पर किया था। आपको बता दें, इन कीटनाशकों का घरेलू बाजार में करीब 40% का कब्जा है। इन पर बैन लगाने से किसानों को महंगे आयातित ब्रांडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत में बनने वाला जो कीटनाशक 350 से 450 रुपए प्रति लीटर में मिल जाता है, वो आयातित होने के बाद 1200 से 2000 रुपए लीटर मिलेगा। अब जिस तरह सरकार 27 स्वदेशी कीटनाशकों के उत्पादन पर रोक लगाने की सोच रही है, उससे कैसे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। वाकई जब आत्मनिर्भर भारत का राग अलापा जाएगा और स्वदेशी कंपनियों की जगह दूसरे देशों को फायदा पहुंचाया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन इन सवालों का केंद्र क्या जवाब देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं निगाहें तो फिलहाल दिल्ली में LG और CM के बीच होती तकरार पर भी हैं, जो अस्पतालों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। लेकिन आज केजरीवाल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके तेवर उपराज्यपाल के लिए थोड़े नरम पड़ते दिखाई दिए। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में तेजी से पांव पसारती जा रही स्वास्थ्य परेशानी ने दिल्ली को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली CM इस पर कई दौर की बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली कैबिनेट में लिए गए हालिया कई फैसलों को दिल्ली के हित में बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली सबकी है या सिर्फ दिल्ली वालों की, मामले को लेकर बीजेपी ने उनका खूब घेराव किया। दिल्ली CM के फैसले पर LG अनिल बैजल का मत अलग था और उन्होंने CM के फैसले को बदल दिया। अब जब फैसला बदल दिया गया है तो आज मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली CM ने कहा,
दिल्ली के अस्पतालों को सभी देशवासियों के लिए खोलने का जो आदेश एलजी अनिल बैजल ने दिया है उसे लागू किया जाएगा। ये समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। कई पार्टियां इस संकट के समय में एक दूसरे से लड़ रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा, एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पताल सभी देशवासियों के लिए खोलने का फैसला लेकर दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन हम इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीएम ने साथ ही कहा कि दिल्ली में 15 जून तक 44,000 मामले होंगे और 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख मामले पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जून तक 2,25,000 मामले होंगे और 33,000 बेड्स की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5,50,000 मामलों की आशंका है और 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। सीएम केजरीवाल का कहना है कि अगर दिल्ली में पूरे देशवासियों का इलाज होता है तो लगभग 50% देशवासी दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में 15 जुलाई तक दिल्ली में दिल्ली के लोगों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोगों के लिए 65,000 बेड्स तैयार करने होंगे। वहीं 31 जुलाई तक दिल्ली सरकार को 1.5 लाख बेड्स तैयार करने होंगे। उन्होंने कहा, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए हम तन मन धन से पूरी कोशिश करेंगे। अब केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर हामी तो भर दी, लेकिन इससे दिल्ली की सियासत में आया उबाल कब कम होगा या नहीं होगा ये देखना होगा। वैसे इस वक्त उबाल तो मध्य प्रदेश की सियासत में भी आया हुआ है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है शिवराज सिंह चौहान की वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की विदाई की वजह बनी जोड़ तोड़ की राजनीति को भला कौन भूला होगा। अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पाला बदल दिया था और फिर कमलनाथ सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के वायरल हो रही एक कथित ऑडियो क्लिप ने शिवराज सरकार के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज के कथित ऑडियो क्लिप में वो ये कहते सुने जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। मुझे बताओ कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी? कोई तरीका नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक जो कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें शिवराज सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अब शिवराज का ये कथित ऑडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस ऑडियो क्लिप को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस के आरोपों को नकारती रही, मगर अब तो प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने सांवेर के कार्यकर्ताओं की बैठक में सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर कांग्रेस के आरोपों पर मुहर लगा दी है। अब पुष्टि हो गई है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी साजिश का हिस्सा था। जानबूझकर कांग्रेस सरकार को गिराया गया। कमलनाथ सरकार गिराने में सिंधिया की इसलिए मदद ली गई क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं गिर सकती थी। कांग्रेस में कोई असंतोष नहीं था, सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। शिवराज का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा इसका आगामी उपचुनावों पर क्या असर पड़ता है। अब एक तरफ इस कथित ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के सुर और बुलंद होना तय है, तो वहीं इस वक्त हलचल तो बिहार के सियासी गलियारों में भी बढ़ती जा रही है। दरअसल देश में अनलॉक मोड की शुरुआत ने देश में सियासी गतिविधियों पर लगे ब्रेक को भी हटा दिया। यही कारण है कि हाल ही में स्थगित किए गए राज्यसभा चुनाव की नई तारीख सामने आ गई है। इसी के चलते अब कहा जा रहा है कि बिहार में विधान परिषद के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। सियासी दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब लगता है बिहार में राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव से पहले एक और परीक्षा पार करनी होगी। खबर है कि सूबे में पूर्णबंदी के दौरान स्थगित किए गए विधान परिषद के चुनाव अब जल्द हो सकते हैं, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत के चलते राज्य में विधायक कोटे की 9 सीटों पर चुनाव रोक दिया गया था। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव स्थगन की सूचना 1 मई को जारी की गई थी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के आग्रह के बाद हाल ही में मई में विधान परिषद का चुनाव करवाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी विधायकों के वोट से भरी जाने वाली विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव कराने के आदेश दे दिए गए हैं। यही कारण है कि अब बिहार में 9 सीटों पर मतदान की संभावना है। माना जा रहा है चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 5 तो महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 9 सदस्यों का कार्यकाल मई में समाप्त हुआ, लेकिन पूर्णबंदी के साथ स्वास्थ्य मुसीबत और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल के नाम पर राज्य का चुनाव स्थगित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि बदली हुई स्थिति में अगर राज्य सरकार आग्रह करे तो बिहार में भी इस चुनाव की इजाजत मिल सकती है।
वहीं आपको बता दें, राज्य विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव हुए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें आएंगी, जबकि 3 राष्ट्रीय जनता दल और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद और भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी भी इस कोटे से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव करवाने का आग्रह करती है या नहीं, और कब होते हैं बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के लिए राहत की खबर की। देश में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। भले ही सरकार ने देश में अनलॉक मोड की शुरुआत कर दी हो, बावजूद इसके अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं है। और अब जिस तरह से देश में मामले बढ़ रहे हैं वो भी सरकार को परेशान कर रहे हैं। वहीं तमाम मुश्किलों के बीच बेरोजगारी दर पर CMIE की रिपोर्ट सामने आई, जिससे मोदी सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। देश में स्वास्थ्य समस्या के बीच सरकार ने जब पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो ये पूर्णबंदी अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आई थी। उन्हीं में से एक थी रोजगार की परेशानी। बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया था और बेरोजगारी दर में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन अनलॉक 1 का शुरुआती असर उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहा है। इन 7 दिनों में शहरी बेरोजगारी दर 8% घटी है। ये खुलासा हुआ है CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में। जो बेरोजगारी दर 25% से ऊपर पहुँच गई थी, अब उसका शहरों में राष्ट्रीय औसत 17.51 है तो गाँव में 17.71% है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून को खत्म हुए हफ्ते में शहरों में बेरोजगारी दर 17.08% रही, जबकि 31 मई को खत्म हुए हफ्ते में ये 25.14% थी। पूर्णबंदी के बाद ये पहला मौका है जब बेरोजगारी दर इतनी कम दर्ज हुई है। अब शहरों में बेरोजगारी दर का राष्ट्रीय औसत ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर के मुकाबले कम हुआ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब भले ही तमाम मुसीबतों के बीच मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी पर थोड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही हो, लेकिन अभी मुसीबत चली नहीं है, क्योंकि अब एक निश्चित गिरावट के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा ठहर जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गए हैं या फिर उनका काम ठहर गया है। साफ है कि पूर्णबंदी का असर लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसे में अगर आगे भी कंपनियों के बंद होने का सिलसिला जारी रहा तो मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी से निपटना आसान नहीं होने वाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए